हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है भाई। उम्मीद करता हूँ कि भाई बड़ी ही शांति से तसल्ली से अपने सिलेबस को पूरा करने में आप लगे होंगे। कोई भी आप एक लंबा काम करते हो, जब आप एक मैराथन दौड़ते हो, एसएससी का काम भी एक मैराथन है। मैराथन का क्या मतलब है कि एक लंबा काम है, कंसिस्टेंटली बहुत सारे दिनों तक करना पड़ रहा है। तो जब भी आप कोई मैराथन दौड़ते हो, कोई लंबा काम करते हो, किसी भी फॉर्म की मैराथन हो सकती है, तो मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल होनी स्वाभाविक है। हमारा नेचर है, इंसान का नेचर है ये। सेल्फ डाउट आना है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आना बीच में, और बीच में बहुत सारे पॉजिटिव फेज भी आना कि अरे कर देंगे रगड़ देंगे, ये भी आएंगे। नेगेटिव फेज भी आएंगे कि हमसे तो ना हो पाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, ऐसे। तो उनको हम अपनी जर्नी से निकाल नहीं सकते। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बता सकता कि वो नेगेटिव फेज ना आए, बिकॉज वो स्वाभाविक है, वो जर्नी का हिस्सा है, वो जर्नी का पार्ट है। तो अगर वो आ रहे हैं, कुछ नहीं, जस्ट लेट इट बी, उनको होने दो वहां पर और आप चलते रहो, ठीक है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव फेस, बहुत सारा लंबा पॉजिटिव, थोड़ा मोटा नेगेटिव, लंबा नेगेटिव, जो कुछ भी आ रहा है, जस्ट कीप एंजॉइंग है और आगे बढ़ते रहो। अंत भला तो सब भला, ऐसे बोलते हैं ना, तो अपना जो रिजल्ट है वो बढ़िया आएगा अगर आप एंड तक लगे रहे तो। यही तो लड़ाई है कि एंड तक कौन लगा रहेगा, कौन नहीं लगा रहेगा। यही तो लड़ाई है कि कितने दिन तक मेहनत करते रहोगे। 2 महीने के बाद मेहनत करना छोड़ दोगे या नहीं छोड़ोगे? 3 महीने बाद मेहनत करना छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ोगे? पेपर आने तक सिलेबस को पूरा करके, उसको रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, उसके बाद मॉक टेस्ट के अंदर एनालाइज करोगे कि नहीं करोगे, या वहां पर ढीला छोड़ दोगे काम को? ये है रियल लड़ाई। तो लड़ाई को जारी रखना ही आपके लिए लड़ाई को जीतने के बराबर है। ये चीजें मैं कहीं से पढ़कर नहीं बोल रहा, ये मैं आपको एक एस्पिरेंट के साथ रियल में क्या जर्नी होती है उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जर्नी मैंने भी कई बार बहुत सारे एग्जाम देकर उनके अंदर ये जी है, वो जो फेज है उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे, उनको ऑब्जर्व किया है, जिनको मैंने पढ़ाया, उनकी जर्नी को ऑब्जर्व किया है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये नेगेटिव बातें हैं जो हटाई जा सकती हैं, बट ये नेगेटिव बातें हैं जो हटाई नहीं जा सकती। ये तो जर्नी का पार्ट है। तो ये फेजेस आपकी जर्नी के पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर, हैं? जोश में हो फिर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जगह हो आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। तो हम अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं भाई आगे। तो इससे लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा, मैं उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार मैं उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक। ये लो, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर अपने पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं ऐसे, और इनके अंदर अगर आपने ऐसे ट्रायंगल बना दी, ऐसे ट्रायंगल बना दी, बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, बेस है BC, और हाइट सेम है। क्यों? क्योंकि सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। 2 पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, तो यहाँ पर जो हाइट आएगी वही हाइट यहाँ पर आएगी। तो इनका एरिया बराबर है भैया, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। सेम रूल लागू होता है पैरेललोग्राम के ऊपर। अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में आप सेम बेस को लेकर पैरेललोग्राम बना देंगे, ऐसे एक ये वाला बना दिया और एक ये वाला बना दिया, बिकॉज जो पैरेललोग्राम्स हैं उनका एरिया भी बेस और हाइट पर ही डिपेंड करता है। तो ABCD का एरिया और ABPQ का एरिया ये भी बराबर होगा, क्योंकि बेस तो दोनों पैरेललोग्राम का सेम है, दोनों समांतर चतुर्भुज का सेम है, हाइट भी सेम है, और एरिया बेस और हाइट पर ही डिपेंड कर रहा है, इसका भी और इसका भी। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी कारण अगर कोई पैरेलल लाइन है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, ऐसे बोल देता हूं मैं, या फिर चलो, अगर कोई पैरेललोग्राम और कोई ट्रायंगल सेम बेस और सेम हाइट के हों, तो बिकॉज पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ट्रायंगल का एरिया बाय डिफॉल्ट हाफ हो जाएगा, सेम बेस और सेम हाइट होने के बावजूद भी। क्लियर है?
ऐसे ही अगर मैं किसी पैरेललोग्राम के अंदर ऐसे एक ट्रायंगल बना देता हूं तो इसका एरिया हाफ होएगा पूरे पैरेललोग्राम से, क्योंकि बेस तो सेम है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का, हाइट भी सेम है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की, तो बस ट्रायंगल का एरिया के अंदर हाफ आता है। तो सेम बेस और सेम हाइट होने के बावजूद भी ये हाफ रहेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? और एक और बात मैंने आपको बताई थी, सारा ही रिवाइज करवा देता हूँ, करा रहा हूँ तो, कि भैया अगर हमारे पास सपोज ऐसे एक पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है, फिर भी अगर मैंने एक ऐसी ट्रायंगल बना दी, ध्यान से सुनिएगा, जिसने इस पैरेललोग्राम से हाफ बेस यूज किया है, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया ये जो ट्रायंगल है अगर ये सेम बेस और सेम हाइट यूज करती तो भी इसका एरिया हाफ होता, तो भी सेम बेस और सेम हाइट यूज करती, तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ तो बिना वजह से ही होता, सेम बेस और सेम हाइट यूज करने पर। अब इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम ने हाइट तो सेम यूज करी है, बट इस ट्रायंगल का बेस हाफ है, तो उस बेस के कारण भी इसका एरिया हाफ होएगा। एक तो सेम बेस और सेम हाइट हो तो ही इसका हाफ होना था, क्योंकि इसका हाफ होता है सेम बेस और सेम हाइट यूज करने पर भी, तो ये हाफ तो उसका कारण है फॉर्मूले के कारण, और ये हाफ है अपने क्योंकि बेस हाफ यूज किया, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/4 हो जाएगा पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में। ऐसे ही अगर मैं कोई ट्रायंगल बना दूं जिसने सेम बेस यूज किया, सपोज यहां पर मैं एक पॉइंट दे दूं कि ये दोनों इक्वल है, तो जिसने सेम बेस यूज किया, ये सेम बेस यूज किया और हाइट हाफ यूज की, तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ तो है फॉर्मूले की वजह से, फॉर्मूले के अंदर जो हाफ है, और बेस सेम है, तो बेस के कारण कोई फर्क नहीं होगा। हाइट आधी यूज करी है पैरेललोग्राम से, तो 1/4 एरिया आ गया इसका। इसको रिप्रेजेंट करने के और भी बहुत तरीके हैं, बट ये बढ़िया है, सबसे जल्दी है। जो भी चीज आपको सीखने की जरूरत है वो सारी मैं सिखाऊंगा। देखो अब मेरे पास कोई ट्रायंगल है जिसने बेस तो हाफ यूज किया है पैरेललोग्राम से, और सपोज दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, और इसने हाइट भी हाफ यूज की है। देखना जरा इस ट्रायंगल को, बेस भी हाफ यूज किया, हाइट भी हाफ यूज करी। अब आपको ये लग सकता है कि सर ये तो रेक्टेंगल तो है नहीं, आयत तो है नहीं, ये बिल्कुल सीधा तो ऐसे खड़ा है नहीं, तो आप कैसे बोल पा रहे हो कि हाइट आधी यूज करी? तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब मैं पैरेलल लाइंस खींचूंगा इस पॉइंट से ऐसे, बिकॉज ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो मैंने आपको एक थ्योरम कराया था प्लेन ज्योमेट्री में, इक्वल इंटरसेप्ट्स काटती हैं सारी पैरेलल लाइंस, उसके थ्रू या फिर सिमिलरिटी के थ्रू मैं प्रूव कर सकता हूं कि जिस रेशियो में ये बट रहा है उसी रेशियो में हाइट बटेगी। वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप एक अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे ना, ऐसे मान लो ऐसे, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और आप प्रूव कर पाओगे कि इनका जो रेशियो है, अगर सिमिलर, आप इजीली सिमिलर प्रूव कर पाओगे, तो इन साइड्स का जो रेशियो है वही इन साइड का रेशियो हो जाएगा। यानी कि जिस रेशियो में ये साइड बट रही है उसी रेशियो में हाइट बटेगी। मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ऐसे प्रूव किया जा सकता है, तो निश्चिंत रहना। ठीक है, ओके। तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ तो आएगा फॉर्मूले के कारण, ओके सर, और इसने बेस भी हाफ यूज किया तो हाफ आएगा बेस के कारण, बेस के कारण इसका हाफ हो गया। अगर बाकी सारी चीजें सेम रहती और बेस हाफ यूज होता तो भी हाफ आता, और मतलब तो हाफ हो जाता, और हाइट भी आधी होगी तो हाफ आएगा हाइट के कारण। तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/8 था इस पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में। ये सारी चीजें सिखाना चाह रहा था मैं, ये सिखाई थी। तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, ये रिवीजन जरूरी था, मुझे तब भी लग रहा था कि एक बार रिवीजन जरूरी है, इसीलिए मैंने करवा दिया। अब ये क्वेश्चंस बताओ। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आस्क्ड। ये 3 क्वेश्चन है भाई, जिनके अंदर ABCD एक पैरेललोग्राम है। आपको प्रैक्टिस शीट्स के अंदर जितने क्वेश्चन दिखेंगे ना कि सर ने इतने क्वेश्चन करवाए हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा देता हूँ। आपको अंदाजा यहीं पर कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, मतलब ये मान लो 1 2 3 4 छोटे छोटे क्वेश्चन तो यहीं पर हो गए बातों बातों में, और वो भी कंसेप्ट बिल्डिंग के। चलिए जी देखते हैं। ये बोला रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स 1 2 एंड 3, इन तीनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो। तो इन तीनों ट्रायंगल में एक खास बात यह है कि तीनों ने पैरेललोग्राम की पूरी हाइट यूज कर रखी है। हाँ जी सर, पूरी हाइट यूज करके नीचे से लेकर ऊपर तक। तो तीनों ट्रायंगल के एरिया में हाफ तो होता ही है,
वो तो तीनों के में होता है, उससे कोई फर्क नहीं होगा है। हाफ तीनों में सेम है, हाइट तीनों में सेम है, सिर्फ बेस के कारण फर्क आएगा। तो जिसने जितना बेस लिया उसका उतना एरिया। इस ट्रायंगल ने बेस लिया 2 यूनिट, इस ट्रायंगल ने बेस लिया 3 यूनिट, ये 3 है ये 2 है, तो सामने वाली साइड 5 हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल ने बेस लिया 5 यूनिट, इसको बेस मानूंगा तो ऐसे ये वाली हाइट यूज कर रही है, तो इसका एरिया भैया 2, ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया भाई साहब 3, और ट्रायंगल नंबर 3 का एरिया मेरे भाई 5। कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम डायरेक्ट लिखने के काबिल होने चाहिए। ठीक, अब यहां पर आते हैं ट्रायंगल AEC का एरिया और पूरे पैरेललोग्राम ABCD का एरिया। तो मैंने क्या बताया है कि भैया ट्रायंगल का एरिया बाय डिफॉल्ट हाफ होएगा पैरेललोग्राम से, क्यों? इसके फॉर्मूले में ही हाफ आता है। उसके बाद बेस और हाइट का कंपैरिजन किया जाएगा। अब देखते हैं कितना बेस यूज किया, कितना हाइट यूज किया। ठीक है, तो हाइट तो सेम यूज करी, हाइट तो दोनों में सेम ही है, पैरेललोग्राम की हाइट भी उतनी है, ट्रायंगल ने भी पूरी हाइट यूज कर रखी है, ऐसे ऊपर तक गई हुई है। ठीक है जी, बेस में फर्क है मेरे भाई। कितना बेस यूज कर रखा है ट्रायंगल ने? ट्रायंगल ने यूज कर रखा है 6 यूनिट बेस में से सिर्फ 1 यूनिट, तो 1/6 इसका एरिया यहां पर हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। ऐसे ही कर देता हूं, हाफ तो हो गया फॉर्मूले के कारण और 1/6 हो गया बेस के कारण, 6 में से 1 यूनिट, तो 1/12 है इस ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ट्रायंगल AEF का एरिया ABCD के कंपैरिजन में कितना है? तो भैया हाफ तो, अगर बेस और हाइट सेम होते तो भी हाफ होता है इसका, फॉर्मूले में ही हाफ है इसके तो बेचारे के। ओके, इसने बेस कितना यूज किया है? टोटल 7 यूनिट बेस है, 4 और 3 7, उसमें से सिर्फ 3 यूनिट, तो 3/7 बेस यूज किया है, एरिया भी 3/7 हो जाएगा। पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में पैरेललोग्राम ने तो 7 बेस यूज किया, इसने 3 बेस यूज किया। ठीक है, और हाइट कितनी है? जितनी भी हाइट है उससे आधी यूज करी है ट्रायंगल ने, ये दोनों बराबर दे रखे मैंने हाफ, तो एरिया हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी देख सकते हो आप, कैसे कि पैरेललोग्राम का बेस है ये पूरा कितना, 4 और 3 7, और पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है, 1 और 1 2। हालांकि ये हाइट नहीं है, ये ऐसे तिरछा है ना, तो इसलिए मैं ऐसे समझाता हूँ, रियल लॉजिक वो है, बताने को उस तरीके से ही बताया जा सकता है। ठीक है, इसी से समझते हैं फिर हम, है ना। तो 3/28, 3/28, ये क्या आ गया? ये बढ़िया है, मतलब ऐसे जूम हो जाता है, मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा, मतलब सिर्फ मैं जो दिखाना चाहूँ, चलो कभी ज़रूरत पड़ी तो ये भी यूज़ कर लेंगे। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चंस को तोड़ने के लिए तैयार? बताओ। पैरेललोग्राम ABCD एंड ABMN, ABCD एंड ABMN। अच्छा जी, दोनों पैरेललोग्राम है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होंगी। ओके, आर ऑन दी बेस AB, दोनों सेम बेस के ऊपर है। हाँ भाई, वेयर AB इज पैरेलल टू DM, तो होना ही है वो, तो ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होनी ही है, पैरेललोग्राम है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABMN, अगर ABMN का एरिया 80 है तो ट्रायंगल APD का एरिया बताओ। तो देखो, अगर ABMN का एरिया 80 है तो ABMN के बराबर क्या हो जाएगा? ABMN के बराबर ABCD, ABMN, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। हाँ जी, और ABCD से हाफ है APD, क्योंकि भैया ABCD के अंदर देखो, ABCD के अंदर इस ट्रायंगल ने ऐसे, कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो भले ही, जो आप ट्रायंगल बनाओगे उसका एरिया हाफ होएगा। क्यों हाफ होएगा? क्योंकि इसने बेस पूरा यूज कर रखा है, हाइट पूरी यूज कर रखी है पैरेललोग्राम जितनी, बस इसके फॉर्मूले में हाफ है। बेस और हाइट सेम होंगे तो भी इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट है। तो इसका अगर 80 है तो इसका 80 होगा, इससे हाफ इसका 40 होगा।
ऑप्शन सी, देखकर ही बता देंगे ये हम। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। 2 points x and y are on the sides DC and AD of parallelogram ABCD. टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई और आर ऑन साइड डी सी। यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट एक्स है, यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट वाई है। एरिया ऑफ ए बी एक्स, तो ए बी एक्स का जो एरिया है ये इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी वाई सी। बी वाई सी का हाफ है, बी वाई सी के इक्वल है, 1/3 है। तो पहले बी वाई सी बना लो एक बार। तो आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? दोनों का एरिया क्या है? दोनों का एरिया बराबर है। बराबर क्यों है सर? आप ये देखो, ट्रायंगल ए बी एक्स ने पैरेललोग्राम जितना ही बेस यूज कर रखा है और पैरेललोग्राम जितनी ही हाइट यूज कर रखी है। तो ट्रायंगल ए बी एक्स का एरिया पूरे पैरेललोग्राम ए बी सी डी से हाफ है। इसका एरिया ए बी एक्स का एरिया, क्योंकि सेम बेस और सेम हाइट यूज कर रखी है। ऐसे ही पूरे पैरेललोग्राम ए बी सी डी के कंपैरिजन में बी वाई सी ने पूरा तो बेस यूज कर रखा है और सारी हाइट, पैरेललोग्राम जितना ही बेस और पैरेललोग्राम जितनी हाइट, अगर हम इसको बेस कंसिडर करें तो सेम बेस और सेम हाइट यूज कर रखी है। तो बिकॉज ये ट्रायंगल है, सिर्फ इसके कारण इसका एरिया हाफ है। तो ये दोनों क्या हो गए? इसका ये हाफ है, इसका ये हाफ है, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। देखकर ही बता सकते हो, सीधा सीधा बिना कुछ लिखे। पेन मत उठाना। इन दी फिगर गिवन बिलो ए सी इज पैरेलल, कहाँ है भैया? ए सी इज पैरेलल टू ई डी, तो ये पैरेलल है, यानी कि एक ट्रेपेजियम टाइप की फिगर बन गई। ठीक है। डी ई इज 5, डी ई 5 है, ए बी 5 है, तो ए बी डी ई, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आमने सामने वाली भुजाएं इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो यानी कि पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 7। ओके। व्हाट इज एरिया ऑफ ए बी डी ई? ए बी डी ई का एरिया क्या है विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ बी डी ई? बी डी ई के कंपेरिजन में और बी सी डी के कंपेरिजन में, इन सब का एरिया निकालना है। तो बिकॉज ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, बिकॉज ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इस ट्रायंगल की जो हाइट है और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो सेम है, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो सेम है। तो तीनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है, और एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ सब में है, हाइट सबकी सेम है, तो सिर्फ एरिया के ऊपर फर्क डालेगा बेस। जिसका जितना बेस उसका उतना एरिया, उसी रेशियो में। इसका बेस 5 है तो इस ट्रायंगल का एरिया 5, इस ट्रायंगल का एरिया बेस 5 है तो इसका एरिया 5, इस ट्रायंगल का बेस 7 है तो इसका एरिया 7, क्योंकि हाइट तो सेम है भाई, सिर्फ बेस के कारण फर्क आएगा एरिया में। जितना बेस उतना एरिया। तो बस ए बी डी ई का एरिया कितना हो गया? 5 और 5 10। ठीक है। बी डी ई का एरिया कितना हो गया? 5, और बी सी डी का एरिया कितना हो गया? 7। 10 5 7। मेंटली कर सकते थे हम इसको। ठीक है, आगे बढ़ूं। इसको भी मेंटली कर पाओगे क्या? मेंटली कर सकते हो, इसको भी मेंटली करने की कोशिश करना। इन दी बिलो डायग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। हाँ जी सर। विद ए ई इज इक्वल टू 2EF इज इक्वल टू 3FB। हाँ, एटलीस्ट ये चीज़ चलो आपको हो सकता है लिखनी पड़ जाती। ए ई जो है वो EF का डबल है और FB को 3 गुना करने पर आता है। तो ए ई को ऐसी वैल्यू मानना, एक ऐसी वैल्यू जो किसी का 2 गुना भी हो और किसी वैल्यू का 3 गुना भी हो, यानी कि 3 दूनी 6, 2 से ही भागो 3 से ही भागो, यानी कि 6 से भागो, तो 6 मान लेते हैं। तो ए ई की लंबाई मैंने मान ली है जी 6 यूनिट। तो ये EF का डबल है, तो 6 किसका डबल है? 3 का डबल है 6।
और ये एफ बी का 3 गुना है, एफ बी को 3 गुना करने पर आता है, तो 6 किसका 3 गुना है, 2 का 3 गुना है, 2 TH, तो एफ बी इज इक्वल टू 2। ओके जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू दैट ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ, तो ट्रायंगल सी ई एफ का और पूरी रेक्टेंगल का एरिया, तो पूरी रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है ना। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। आप बोलोगे हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ सुना था, हाँ ये बेस जो है ये लेंथ ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बेस इंटू हाइट, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। हाँ बस इसकी जो ये वाली साइड है ये हाइट के बराबर ही होती है, पैरेललोग्राम ऐसे झुका होता है, तो रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, एज ए रेक्टेंगल ही ट्रीट कर लो चाहे, ठीक है। तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा भैया, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फॉर्मूले के कारण ही एक तो इसका एरिया हाफ हो गया, फॉर्मूले के कारण ही। ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट है, रेक्टेंगल में इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। ऊपर से इसने जो बेस यूज किया है वो 3 यूनिट यूज किया है आउट ऑफ टोटल 6 और 3 9 और 11, और हाइट पूरी की पूरी यूज कर ली तो उसके कारण कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका एरिया 3 आउट ऑफ 22 है। पूरी रेक्टेंगल का एरिया अगर 22 है तो इसका एरिया 3 है। ये बोल रहे पहले रेक्टेंगल का एरिया बताओ फिर ट्रायंगल का बताओ, तो 22:3 उल्टा हो गया, 22:3। करने को आप ऐसे कर सकते थे कि भैया रेक्टेंगल का एरिया मैं ऐसे लिखूंगा, रेक्टेंगल बटे में ट्रायंगल कर रहा हूं, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा सर ये पूरी लंबाई 6 और 3 9 और 2 11 गुणा में ये पूरी चौड़ाई BC, और ट्रायंगल का एरिया में लिखूंगा हाफ इंटू बेस जो है वो है 3 है, और हाइट जो है ये पूरी BC, क्योंकि रेक्टेंगल है ये 90 डिग्री है तो हाइट ऐसे ही बनाएंगे, तो BC से BC कट जाएगा, बात सेम ही रहेगी। ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो 22/3, ठीक है, क्लियर है। आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए, वैसे कर कैसे भी लो। आगे बढ़ूं, शांति से डायग्राम बनाओ, एक बार गलत बन जाए तो दोबारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACDE, एक क्वाड्रिलेटरल है भाई ACDE। इफ B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, B जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये लो B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ABE इफ AC इज पैरेलल टू DE, तो AC जो है दैट इज पैरेलल टू DE एंड BE इज पैरेलल टू CD, BE इज पैरेलल टू CD। सच बताऊं आपको ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे क्वेश्चन पहले पता था इसलिए मैंने ऐसे ट्रेपेजियम बनाया, नहीं तो मैं ऐसे रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाता ACDE, और फिर मैं इसका मिड पॉइंट लिखता B, और फिर ये बोलते कि AC इज पैरेलल टू DE है, फिर मैं सोचता कि चलो ठीक है इसको पैरेलल मान लिया है, ये पैरेलल है, और फिर ये मुझे बोलते कि BE इज पैरेलल टू CD, कि BE इज पैरेलल टू CD, फिर मैं बताता कि अच्छा ये पैरेलल है तो ये पैरेलल बना लूंगा, और इसके पैरेलल एक चीज़ बनानी है, ठीक है, फिर मैं ऐसे बनाता कुछ बाद में। तो अगर आपसे एक बार गलती हुई है डायग्राम बनाने में तो बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों सर? क्योंकि इन्फॉर्मेशन बाद में दी है ना, मैं आपको पूरी राम कहानी बता दूं कि एक एक ट्रायंगल है फलाना ढिमकाना, और एंड में बताऊं कि ये डायमीटर है सर्कल का, तो तब तक तो आप बना चुके होगे फिगर, तो कोई बुरी बात नहीं है। कई बार जब डायग्राम आपको दोबारा बनाना पड़ जाता है, नेचुरल सी बात है, मैंने पहले पढ़ रखा है तो स्वाभाविक लाइक मेरे को याद आ जाता है, बट फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये किस बेस पर मैंने बनाया है, ठीक है, क्लियर है भैया। तो BE इज पैरेलल टू CD, ओके, और ये मिड पॉइंट बता रखा है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों ही पैरेलल बता रखी हैं, तो ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया। आप बोलोगे जी हाँ सर पैरेललोग्राम बन गया, ओके जी। क्या पूछ रहा है वो? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACDE इज 36, ACDE का एरिया 36 है। फाइंड एरिया ऑफ ABE, ABE का एरिया बताओ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, इनके बेस और हाइट में क्या फर्क है? आप बोलोगे सर बेस तो दोनों का सेम है, क्योंकि ये B मिड पॉइंट है, इसका जितना बेस है उतना ही इसका बेस है, बेस तो सेम है, और सर हाइट भी सेम है,
क्योंकि इसकी हाइट भी इतनी है, इसकी हाइट भी इतनी है, दोनों पैरेलल लाइनें हैं। तो अगर बेस और हाइट सेम है तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में क्या रिलेशन होता है? बिकॉज इसके फॉर्मूले में आप है तो बाय डिफॉल्ट इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया 2 यूनिट होएगा, इसका एरिया हाफ होता है, या फिर पैरेललोग्राम का एरिया डबल होता है इससे, सेम बेस और सेम हाइट हो तो। और एग्जामिनर बोल रहा है कि 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इतनी। और वो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है ना, हाँ यही पूछ रहा है वो। तो 12 3 36। सच सच बताओ, आपने 18 मार दिया था क्या? इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे 18 मार देते हैं, सिंपली हाफ कर देते हैं। आगे बढ़ूं, बताओ। ध्यान से बताना इस क्वेश्चन को, टेल दिस क्वेश्चन विद ध्यान। In triangle ABC, D and E are midpoints of AB and AC. D और E are midpoint of AB. AB का midpoint है D, AC का midpoint है भैया E। ठीक है। BC is produced to any point P. BC को किसी पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर दिया है। इतना गंदा काम कर दिया है, अब तो हमें इसको सरकाना पड़ेगा। आजा भाई, ये लो। BC इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट P, तो BC को किसी पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया है। DE DP एंड EP, तो DE DP एंड EP आर जॉइंड। ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEP इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओनली 1 and 2 के एरिया के इक्वल है, ओनली 2 and 3 के एरिया के इक्वल है। तो देखते हैं किस किस के इक्वल है। तो देखो जरा ध्यान से, ट्रायंगल BED, तो BED कौन सी ट्रायंगल होगी? ये वाली ट्रायंगल होगी BED, ये वाली। तो दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो, बिकॉज ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? ये मिड पॉइंट है। तो एक ट्रायंगल की दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाकर अगर आपने एक लाइन बनाई तो वो सामने वाली साइड के हाफ होगी एक तो, और उसके पैरेलल होगी। क्लियर है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो BC से हाफ होएगी, अगर BC की लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई 1 होएगी, और ये इसके पैरेलल होएगी। ओके जी। तो जब आप देखोगे कि दोनों ट्रायंगल का बेस तो DE है, ये यहां तक आई, ये यहां तक आई, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है ना, ये दोनों सेम बेस यूज हुआ है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, एरिया बराबर होएगा। जी हाँ, इसके तो बराबर है। अब अगला देखते हैं CED, तो CED ये भी जब आप ध्यान से देखोगे, ये ट्रायंगल भी ऐसे बनी हुई है, ये ट्रायंगल भी ऐसे बनी हुई है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनी हुई है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में। सेम बेस हो गया, सेम हाइट होगी, तो इसके भी इक्वल है, CED के भी। अब AED के इक्वल है कि नहीं? AED, अच्छा DEP का एरिया और AED का एरिया इक्वल है कि नहीं? इसीलिए ये क्वेश्चन बना रखा मैंने, जस्ट कि ये केस और कवर हो जाए। बताओ क्या कहते हो? देखो मैंने आपको क्या बताया है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब आप ऐसे मिड पॉइंट्स को मिला देते हो तो इस हिस्से का एरिया 1/4 होता है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। जब आप मिड पॉइंट्स को मिला देते हो तो इसका एरिया 1 है तो ये 3 है, क्योंकि इसका एरिया 1/4 है, इसका 1 है तो पूरी का 4 है, तो ये 3 है। अरे ये बताया तो है, जब आप ऐसे मिड पॉइंट्स को मिला देते हो तो इन चारों का एरिया बराबर होता है, हर एक का एरिया 1/4 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, तो इसका एरिया 1/4 है। ये याद होना चाहिए और याद होगा भी मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चों को। ठीक है जी। अब DEP का एरिया देखो, पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/4 है ADE का, पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। ओके, अब इस ट्रायंगल का एरिया जब आप देखोगे तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में ट्रायंगल DEP ने बेस तो हाफ यूज किया। देखो पूरी ट्रायंगल का बेस 2 है तो इसका बेस 1। अच्छा जी, बेस हाफ यूज किया और हाइट भी हाफ यूज करी। पूरी ट्रायंगल ने तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट यूज करी, इसने यहां से लेकर यहां तक की हाइट यूज करी।
सर इसने हाफ हाइट कैसे यूज करी? ये मिड पॉइंट्स है ना भैया, ये मिड पॉइंट्स हैं। इस साइड के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है, इस साइड के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है। क्लियर है? तो यहां से कोई भी लाइन ऐसे पास होगी, यहां से मीडियन पास कर लो, एंगल बाइसेक्टर पास कर लो, एल्टीट्यूड पास कर लो, हर एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी ये लाइन। ये बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो बेस भी हाफ यूज किया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, हाइट भी हाफ यूज करी, तो एरिया हाफ हो गया बेस के कारण, हाफ हो गया हाइट के कारण। फॉर्मूले वाला हाफ मत लाना, दोनों ट्रायंगल के फॉर्मूले में हाफ आता है, वो पैरेललोग्राम से कंपैरिजन करते हुए हम लाते हैं। तो इसका एरिया भी 1/4 ऑफ ABC हो गया, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ABC के कंपैरिजन में, बड़ी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/4 है, तो बराबर है दोनों का। आंसर इज ऑल 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं फिर। आगे करेंगे भाई हम अगली तरह के क्वेश्चन। अब स्टार्ट हो गए हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि ट्रायंगल के सारे टाइप्स कवर हो गए, स्पेसिफिक टाइप्स। तो कुछ टाइप्स बच गए, उनको मैंने मिसलेनियस में ले लिया। ठीक है, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आएंगे जो बच गए हैं, तो मिसलेनियस में बचे कुछ टाइप, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके दिमाग को थोड़ा स्टिमुलेट करने के लिए, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स पर चले जाएंगे। ट्रायंगल विल बी फिनिश्ड। ठीक, चलिए जी मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला मिसलेनियस क्वेश्चन में अपना होएगा ए स्पेशल रिजल्ट फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल रिजल्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये है, कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसे कहीं पर भी ले लो, ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी पॉइंट ले लो या ट्रायंगल के ऊपर, बस इससे बाहर मत लेना। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो इस पॉइंट से जब आप ऐसे तीनों साइड के ऊपर ऐसे हाइट ड्रॉ करोगे ना, कि ये है h1, ये डिस्टेंस देखोगे, किसी भी पॉइंट का तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, यहां से डिस्टेंस देख लो है, तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, यहां से डिस्टेंस है d1, ये डिस्टेंस है दूसरी साइड से d2, और तीसरी साइड से डिस्टेंस है d3। तो ये तीनों जो डिस्टेंस जोड़कर d1 प्लस d2 प्लस d3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल होता है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, समबाहु में होता है, समभुजी में होता है, समबाहु में। ठीक है भाई, यानी कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लें, उसका तीनों साइड से अगर मैं डिस्टेंस मापूंगा, तीनों साइड से डिस्टेंस मापूंगा, उसका सम कर दूंगा, तो ट्रायंगल की हाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल रिलेवेंट रहेगा। आप प्रूव करने की एक बार कोशिश करो, पोज करके प्रूव करने की कोशिश करो। सर कैसे प्रूव होगा? देखो, सपोज मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया, तो कैसे प्रूव होगा मैं बता देता हूं, हिंट दे देता हूं आपको। आपने क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन करना है आपने। तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इनटू बेस। तो अगर इसकी लंबाई a है तो तीनों जगह की लंबाई a हो जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो हाफ इंटू बेस यानी कि a इंटू हाइट, जो भी इस a के ऊपर हाइट है। आप बोलोगे सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो √3/4a² होता है, उससे कर लो, एंड में सेम ही जगह पहुंचोगे आप। ठीक है, इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ओबीसी, तो एरिया ऑफ ओबीसी हो जाएगा ओबीसी हाफ इंटू बेस इंटू ये वाली हाइट, यानी कि, और इसका एरिया ओ ए सी का हाफ इंटू बेस इंटू ये वाली हाइट, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू ये वाली हाइट। तो आप तो इन सबको जोड़ने वाले हो ना, तो तीनों के अंदर हाफ तो कॉमन है और तीनों के अंदर बेस भी कॉमन है, तो मैं हाफ और बेस को कॉमन ले लूं, हाफ इंटू बेस, तीनों ट्रायंगल में कॉमन है बेस और हाफ। तो पहली ट्रायंगल की हाइट आ गई D1, दूसरी की आ गई D2, ओ ए सी की तो D3 आ जाएगी, है ना। तो ही फर्क पड़ता है भैया, D3 और ये आ गया D2, ये तो हाफ इंटू ए से हाफ इंटू ए कट जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू D1 D2 D3। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ट्रायंगल में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों साइड से लिया, तो जो भी डिस्टेंस आया उनका सम करोगे तो ट्रायंगल की हाइट आपको पता लग जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पता लग गई, फिर सब कुछ पता लग गया, क्योंकि उसकी साइड पता लग गई, फिर एरिया पेरीमीटर कुछ भी पूछ लो। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मेरे भाई। और इसको मैं एक बार आपको विजुअलाइज भी करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना बताने के बाद मुझे पता है अभी भी आप भूल सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक गजनी। मैं आपको गजनी की तरह रहने नहीं दूंगा। देखो एक बार कंप्यूटर से विजुअलाइज करते हैं, ये लो भाई। तो यहां पर मैंने किया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो मैंने कंप्यूटर से बनाई है, आपको दिख रही है, आपकी स्क्रीन पर देख लो एक बार, दिख रही है बिल्कुल। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, तो ये जो डिस्टेंस है ना कंप्यूटर बता रहा है, कंप्यूटराइज चीज है ये, ठीक है, कि भैया इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, इसका यहां से ये रहा, इसका यहां से ये रहा, और ये ऊपर दे रखा है DE प्लस DF। क्या चल गई क्या? रुक जा भाई रुक जा। तो अपने आप को तेज समझता है कंप्यूटर मेरे बिना। अरे रुक जा भाई, हाँ रुक गया। तो देखो, तो मैंने क्या कर रखा है, इस पॉइंट का इनसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सब यहां पर जोड़ रखा है, तो यहां पर आ गया 7.81। तो वो क्या है, वो है हाइट, ये क्या है, ये हाइट है, ये 7.81। तो अब मैं इस पॉइंट को हिलाने वाला हूं और उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, बट हाइट चेंज नहीं होगी। देखना आप जरा, देखना अब मैं इस पॉइंट को हिलाऊंगा, ठीक है भाई। देखना यहां से इनका डिस्टेंस बदलेगा, बट यहां पर 7.81 ही रहेगा। मैं इसको अलग अलग जगह पर लेकर जाऊंगा ट्रायंगल में, देखो कहीं पर भी लेकर चले जाओ, और ट्रायंगल की हाइट है 7.81, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो भले ही मैं इसको साइड के ऊपर भी ले जाऊं, चाहे किसी भी साइड के ऊपर भी, देखना अभी साइड के ऊपर लेकर जाऊंगा, तो इस पॉइंट का जब मैं साइड के ऊपर ले जाता हूं तो क्या होगा सर, तो इस पॉइंट का इस साइड से डिस्टेंस 0 हो जाता है, बट बाकी साइड से तो कुछ डिस्टेंस होएगा ही परपेंडिकुलर। तो सारे डिस्टेंस मिलाकर, मतलब 0 ऐड कर लो, सारे डिस्टेंस मिलाकर वो 7.81 ही रहेगा। तो वो पॉइंट है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के ऑन भी हो सकता है, ऑन द ट्रायंगल, बाहर नहीं हो सकता। बस देखो किसी भी साइड पर ले जाओ, ये तो 7.81 ही रहना है। तो मैं वर्टिसीज पर भी ले गया, तो वर्टिसीज पर ले जाऊंगा तो क्या होएगा, देखना जरा ध्यान से। अरे यार, हाँ, जब मैं वर्टिसीज के ऊपर लेकर जाऊंगा तो इस वर्टेक्स, इस शीर्ष के ऊपर अगर पॉइंट होएगा तो इन दोनों साइडों से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन तीसरी वाली साइड से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगी उसकी हाइट यहां से, तो वो फिर 7.81 होनी चाहिए, है ना। क्या हो गया, अच्छा खत्म हो गई, एंड में ले जाकर दिखाया जा सकता है क्या? ये देख लो, मैं इसको वर्टिसिस के ऊपर ले गया बिल्कुल, तो दो साइड, इस पॉइंट की लंबाई इन दोनों साइड से तो 0 होगी, लेकिन सामने वाली साइड से 7.81 आ रही है जो हाइट है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, इस पॉइंट की मैं हाइट देख रहा हूं, तीनों साइड से जो सम आएगा वो हाइट के बराबर ही होएगा। बस इसको मैं मूव कर रहा हूं तो वो जो ट्रायंगल की हाइट है वो 3 टुकड़ों में टूट रही है। तो मेरे ख्याल अब आगे से आप ध्यान रखोगे,
आप कभी नहीं बोलोगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में पॉइंट को कहीं ले जाओ, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों साइड से जो है उसका सम हाइट के बराबर होएगा उसकी। तो इसके ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, शैल वी डू देम। करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। The lengths of perpendiculars drawn from any point in the interior of an equilateral triangle are P1, P2, P3। तो ये सेम कहानी बोल रहा है, हमें डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, समझाने के लिए बनाकर बता देता हूं, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर हैं उनकी लंबाइयां P1, P2, P3 हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही केस है ये, ठीक है भैया। तो लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हमें तो ये पता है भैया कि जो हाइट है ट्रायंगल की वो इन तीनों के सम के बराबर है। और हमें एक बात पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट इज इक्वल टू √3/2a। और मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू 2/√3h। 2/√3h, ये मन ही मन में ऐसे करने के लायक होने चाहिए कि हाइट √3, रटना नहीं है, मन ही मन में ऐसे करने के लायक। कैसे कि हाइट है √3/2 इंटू ए, तो 2 इंटू √3h कर दूंगा तो साइड आ जाएगी। साइड आ जाएगी 2 इंटू √3 इंटू एच, यानी कि 2 इंटू √3 इंटू। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेता अपनी नोटबुक पे और टिक कर देता वहां पर, या मन ही मन में ऐसे देख लेता कि 2/√3 इंटू एच करके साइड आ जाएगी। ठीक है भाई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या क्या बताया है वो और बता देता हूं। सिर्फ यही बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड ए है तो हाइट है √3/2a और साइड है 2/√3h। मन ही मन में एक करने के लायक होने चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि जो एरिया है दैट इज √3/4a² और h²/√3। यही बताया है कि एरिया को हाइट के रूप में भी हाइट का स्क्वायर करके √3 करना होता है नीचे, तो हम डायरेक्टली कर पाते हैं कई बार क्वेश्चंस को। छोटी मोटी एज मिल जाएगी, अननेसेसरी चीजें मैं वैसे भी नहीं रटवाता। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़े, करोगे? बताओ। फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी पॉइंट है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं भाई ताकि बाद में भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। उस पॉइंट का बाकियों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ABC। तो यहां से डायरेक्टली हम समझ जाते हैं कि जो हाइट है दैट इज A + B + C। डायरेक्टली अगर हाइट है A + B + C तो वो पूछ रहा है एरिया। तो एरिया होता है भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल का h²/√3। तो मुझे पता है, इसमें तो हम पेन भी नहीं उठाते, डायरेक्टली मार सकते हैं A + B + C/√3। A + B + C का स्क्वायर, A + B + C का स्क्वायर /√3 तो नहीं है सर, यही तो है। √3 से इसको काटोगे तो √3 तो आएगा नीचे। कई बार ऐसे भी दे देता हूं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। ये ऐसे लिखा हुआ है कि CGL 2012 Tier 2, CHSL 2018 और एक, मतलब ये डिट्टो विद सेम रकम आया हुआ है, इसीलिए मैं सेम साल लिखता हूं, अदरवाइज तो ये पता नहीं कितनी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। The three perpendicular distances of three sides of an equilateral triangle from a point which lies inside that triangle। ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जो तीन डिस्टेंस हैं वो है मेरे भाई 6, 9 और 12। 6, 9 और 12। तो हमें सीधा सीधा पता लग गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है 6 + 9 + 12, 9 और 6 15 और 12 27। वो हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर। तो अगर हाइट इतनी है तो भैया साइड क्या हो जाएगी? साइड हो जाएगी 2/√3h। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, हाँ अगर कई बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन हो जाए कि हाइट √3/2 है या 2/√3a है, √3 ऊपर आएगा नीचे आएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। मुझे एक बात बताओ, हाइट छोटी होगी या साइड? हाइट छोटी होगी या साइड? अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर हो जाएगा। यहां से ये हाइट होगी, हाँ जी सर, ये साइड होगी, हाँ जी सर। तो साइड हाइपोटेन्यूज बनी हुई है,
तो साइड तो बड़ी होगी हमेशा भैया, इससे तो बड़ी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है। तो जब आपको साइड निकालनी है तो भैया हाइट को बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 बड़ा होता है √3 से। √3 की वैल्यू है 1.732। किसी चीज को अगर बढ़ाना है तो एक से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो छोटा ही हो जाएगा। ऊपर जब बड़ी वैल्यू आएगी तो यानी कि बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ग्रेटर देन 1 से। तो हाइट को 2/√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइड आएगी। साइड को छोटा करके हाइट आती है, तो छोटा यानी कि √3/2a इज इक्वल टू हाइट। अदरवाइज रटने में कोई परेशानी नहीं होगी, बट फिर भी भूल जाओगे तो ऐसे आप इन फ्यूचर निकाल पाओगे। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 27। √3 से काटूंगा, 3 निम में 27 आ जाएगा √3, तो 9 दूनी 18 √3। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 3a, दैट इज इक्वल टू 18 3 54 √3। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इतने एनफ है ना इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस के। अब यही करता रहूंगा तो क्या फायदा। ये और बता दो एक, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन एसी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन एसी। एसी के ऊपर अगर कोई पॉइंट है डी, सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी टू ए बी एंड बी सी, कि डी से अगर बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो उनकी लंबाई यहाँ 6 और 3। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये जो पॉइंट है ये ट्रायंगल के अंदर हो या ट्रायंगल के ऊपर हो। पॉइंट चाहे अंदर हो या ऊपर हो, उस पॉइंट से तीनों साइड के ऊपर खींचे गए परपेंडिकुलर का सम हाइट देगा। तो इस पॉइंट से इसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचोगे तो उसकी लंबाई तो 0 होगी। मैंने आपको विजुलाइज करके दिखाया एनिमेशन के थ्रू। तो वो तो 0 हो गई, तो बाकी 2 साइड के ऊपर खींचा गया परपेंडिकुलर है 6 और 3, तो इस ट्रायंगल की हाइट आ गई 6 + 3 9। एरिया बताना है पूरी ट्रायंगल एबीसी का, तो इजीली बता देंगे। एरिया भैया h² / यानी कि 81/√3 यानी कि 27√3। मन ही मन में कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अब आगे मिसलेनियस क्वेश्चन आ गए भाई, दूसरी तरह के मिक्स क्वेश्चन। तो अब आपने दिमाग लगाना है इन क्वेश्चंस में। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कुछ मिल सकते हैं आपको इनके अंदर, तो शांति से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दिमाग लगाओ कि कैसे करूं कैसे ना करूं। देखते हैं। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसमें जो 2 इक्वल साइड हैं इनकी लंबाई इस तीसरी साइड से डबल है। तो इसकी लंबाई मैंने 1 मान ली, तो इसकी लंबाई 2 और इसकी लंबाई 2 है, ऐसे है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल, एरिया का रेशियो निकालना है इस आइसोस्केलस ट्रायंगल का, एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद सेम पेरीमीटर। एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका और इसका पेरीमीटर सेम है। तो इसका पेरीमीटर क्या आया, 2 और 2 4 और 1 5। इसका पेरीमीटर भी 5 है, तो हर एक साइड हो जाएगी 5/3। अगर आप फ्रैक्शन से नहीं उलझना चाहते तो हमें इसका पेरीमीटर ऐसा चाहिए ना जो 3 से डिवाइड हो जाए, है ना, ताकि उसको 3 बराबर जगह हम रख सकें। तो हर एक साइड को 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्योंकि जो इक्वल साइड्स हैं वो डबल थी अनइक्वल साइड से, तो सेम रूल लगा हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर हो गया 6 और 6 12 और 3 15। तो इसका भी पेरीमीटर 15 हो गया, 3 से भाग करो तो हर एक साइड आ गई 5। इनके एरिया का रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस का और इक्विलेटरल का, ठीक, बताते हैं भाई। फिर इसका एरिया हो जाएगा भाई √3/4 इंटू a² यानी कि 25। रेशियो इसका एरिया हो जाएगा, आइसोस्केलस का कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक हाइट ड्रॉप कर देंगे, इस 3 को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये 3/2 है और ये 6 है।
ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। हालांकि मैंने मन ही मन में 3 से कैंसिल कर दिया इनको, तो 3 मैंने पहले ही बाहर लिख लिया। अब जो भी कैलकुलेशन है उसको मैं कर रहा हूँ, तो 3 से कैंसिल करने पर ये आ जाएगा मेरे भाई, हाइट की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये 3 से कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर है 4, माइनस में 3 से कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर है 1/4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 1, 15/4, तो 3√15/2। नीचे जो 4 है मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, तो ये है अपनी हाइट। ये क्या है अपनी हाइट, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये हाइट है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू 3√15/2। कैंसिल आउट करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। √3 से ये चला जाएगा √3 पर। अच्छा जी, तो ये √3 और ये √3 हो जाएगा √45, यहाँ पर बच गया अपने पास 25। अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं ना 25, तो ये √3 इधर चला जाएगा √45, या फिर आप एक काम कर लो, √15 होता है √3 इंटू √5, तो वहां से एक √3 बाहर निकाल लो, वो आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ से एक √3 बाहर निकाल लिया, तो √3 इंटू √3 बन गया 3, 3 3 9 √5। अब उसने कैसे दे रखा है देखते हैं। पहले ये वाला बता रखा आइसोस्केलस का, 9√5 ढूंढो कहीं पर, तो 9√5 तो नहीं है, लेकिन 9√5 का 4 गुना है ये, और 25 का 4 गुना है 100, ठीक है। तो उसने इंटू 4 कर रखा है दोनों जगह उत्तर देते हुए, कर देता हूँ ऐसे कई बार। सबको ढूंढना पड़ेगा, आप अकेले नहीं है, आपको ही ढूंढना पड़ेगा, सबको ढूंढना पड़ेगा। बताओ, ये क्वेश्चन की जो मैंने नंबरिंग दे रखी है इस तरीके से दे रखी है कि आपको अपनी प्रैक्टिस शीट के अंदर जो एक्सरसाइजेज होंगी कि एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, तो उनके अंदर ऐसी नंबरिंग आपको मिल जाएगी। एक तरह के क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में कर रहा हूँ मैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। इफ क्यू आर इज इक्वल टू 18, क्यू आर 18 है, पी एस इज 9, पी एस जो है दैट इज 9, ओके जी। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा, सोचो। हिंट दूं, नीचे वाले दोनों एंगल की वैल्यू 60-60 है, ये क्या मतलब है, 60 और 60, 60-60 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकती है अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें। तो अगर आप पूरी ट्रायंगल ए क्यू आर में देखोगे तो दो एंगल की वैल्यू 60-60 है, तो तीसरा एंगल भी 60 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे भाई 30, आप बोलोगे जी हाँ सर, तो 60 और 30 90, ये वाला एंगल हो जाएगा जी 90। अब कर सकते हो कि नहीं बताओ, अब तो बता दो, क्योंकि आप पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। हाँ जी सर निकाल सकते हैं, पूरी ट्रायंगल के एरिया में से इसका एरिया घटा दोगे तो इसका एरिया तो आया पड़ा है, द एरिया इज आया पड़ा, बिल्कुल। बताओ फिर, देखो 30 60 90 वाली ट्रायंगल याद है, 30 60 90। एक बार सारी ट्रायंगल याद करवा देता हूँ आपको, मतलब कि रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से। क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो यूज होंगी। तीस के सामने जो भी लंबाई होएगी 90 डिग्री के सामने उसकी डबल होएगी, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड की लंबाई उसकी √3 गुना होगी। अगर 30 के सामने वाले की लंबाई दे रखी है तो उसको √3 से गुणा कर दोगे तो 60 के सामने वाली आ जाएगी, और 60 के सामने दे रखी है उसको √3 से डिवाइड कर दोगे तो 30 के सामने वाली आ जाएगी। 30 डिग्री के सामने जो लंबाई है उससे ऐसे सबका रिलेशन होता है, ठीक, ओके जी। नेक्स्ट दूसरी ट्रायंगल अपनी ये वाली, 45 के सामने वाली दोनों साइड की लंबाई सेम है, 90 के सामने वाली की √2 है। ऑफ कोर्स हमें पता है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ।
और एक ये तीसरी ट्रायंगल बता देता हूँ, शायद पहले ही बताई होगी। ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। 90 डिग्री को हम 3 तरीके से तोड़ रहे हैं यहाँ पर अपने सिलेबस में। तोड़ने को तो भाई 33 एंड 57 भी तोड़ लो, ठीक है। 60 30 45 45 और 75 15, तो 15 के सामने √3 -1, इन साइड्स का रेशियो है ये। 75 के सामने √3 + 1, 75 बड़ा है तो इसलिए इसके सामने प्लस वाला, और 90 के सामने 2√2। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, बताओ। तो भाई अगर 60 के सामने 9 है तो 30 के सामने होएगा, इसको √3 से डिवाइड कर देता हूँ तो 3√3, और 90 के सामने हो जाएगा भैया इसका डबल, 30 के सामने वाले का डबल 6√3। अगर मुझे ट्रायंगल PSA का एरिया निकालना है तो सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 90 डिग्री का एंगल है, बेस इंटू हाइट, और पूरी ट्रायंगल के एरिया में से घटा दूंगा। पूरी ट्रायंगल का एरिया है AQR माइनस APS, ये कर रहा हूँ मैं। AQR का एरिया होएगा √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर। पूरी बड़े वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 18, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो भाई 4 के अंदर 2 बारी 2 है, तो 1 2 से मैंने ये काट दिया 9 पर, 1 2 से ये काट दिया 9 पर, इस 9 से मैंने ये 9 काट दिया, इस √3 से मैंने ये √3 काट दिया, और इस 3 से मैंने ये 3 पर काट दिया 9। तो यार मैं सोचा कि ये इक्वल है, और बिल्कुल घमासान मतलब महाभारत मचा दिया मैंने। ऐसा नहीं कर, ये माइनस में है ना, चलो चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते ना, तलवार ज़्यादा चला दी मैंने, तो फिर घटाएं फिर। लो इनमें जो जो कॉमन है वो अब काटा पीटी अब भी कर ही लेते हैं। चलो इन दोनों में जो कॉमन है, या फिर रहने दें, नॉर्मली कर लेते हैं भाई। यहाँ पर एक नीचे 2 है ना, तो मैं सिर्फ एक 2 छोड़ रहा हूँ, तो नीचे मैंने 2 छोड़ दिया, ऊपर अपने पास आ गया 18 इंटू 9 इंटू √3, 18 नहीं में 162 √3, और यहाँ पर अपने पास आ गया 9 3 27 √3। ठीक है, तो 12 में से 7 गए 5, 15 में से 2 गए 13, 135 √3/2, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। कैलकुलेशन को तो कैसे भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये बताओ, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए आइसोस्केलस आई, तो n आएगा यहाँ पर, इंग्लिश में आपके एरर आएंगे ना, ऐसे n आएगा, n आइसोस्केलस ट्रायंगल। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस, तो आइसोस्केलस है, समद्विबाहु है, और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैसी होएगी भाई? ये होएगी 90 45 45 वाली। तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, और 90 के सामने √2, ये होएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होएगा देख लेते हैं। देखो यहां पर इसका पेरीमीटर कितना है, ये तो मैंने एक इमेजिनरी ट्रायंगल मानी है ना, हाँ जी सर इमेजिनरी मानी है, तो इसका पेरीमीटर है 1 + 1 2, 2 + √2। तो जो हमने इमेजिनरी मानी है उसका कितने गुना है ये, जो रियल है वो है सर, ऐसे लिख देता हूं मैं 4 + 4 √2, ताकि मैं ऐसे, चाहे नहीं कट रहा कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। तो नीचे वाली में से मैं √2 कॉमन ले लूं, जितना भी कॉमन हो सकता है कॉमन ले लेता हूं ताकि मैं कैंसिल आउट कर पाऊं। ऊपर वाली में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो 1 + √2 मैक्सिमम कॉमन ले रहा हूं। तो अब क्या होगा, अब ये कट गई। अब अगर मैं √2 से इसको काटूंगा तो ये आएगा 2√2। तो जो रियल चीज़ें हैं वो 2√2 गुणा है, 2√2 गुणा है रियल चीज़ें। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज था उससे 2√2 गुणा हो जाएगा रियल हाइपोटेन्यूज, तो 2√2 इंटू √2 यानी कि 4। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि ये जो अपनी ट्रायंगल है, इसको A मान लो, इसको A मान लो, तो ये √2a हो जाएगा। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ही होती है, हाँ जी सर। तो A + A 2a
प्लस रूट टू ए इज इक्वल टू 4 + 4 √2, ऐसे ही बोल रहा है वो, 4 √2 + 4। तो इनमें से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो ए कॉमन ले लूँ और एक √2, तो √2a इज इक्वल टू √2 + 1, और यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा √2 + 1 या 1 + √2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू आ जाएगी भाई कि a इज इक्वल टू √2 से इसको काटूंगा 2 √2, हमें तो वैल्यू निकालनी है √2a की, तो √2a की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है जी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज दिस, देखो इन ए ट्रायंगल ABC, आप ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को कि AB इज इक्वल टू AC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 8 × 2 + √2, ठीक है भाई। इफ लेंथ ऑफ BC की जो लंबाई है दैट इज √2 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB, AB की लंबाई से √2 गुना है, इससे √2 गुना है इसकी लंबाई, इससे √2 गुना है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, यानी कि ये 1 हुआ ये 1 हुआ तो ये √2 होगा। इससे हमें पता लग जाता है 1 1 √2 कि भैया √2 के सामने वाला एंगल 90 है। बाद में पता चलेगा हमें, अच्छा ये तो 45 45 90 वाली ट्रायंगल है, क्योंकि ये √2 टाइम्स हो रहा है। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो अब तो हम इजीली बता देंगे। ठीक है, अगर ये A है तो ये भी A होएगा, ये √2a होएगा, तो हमें पता है कि पेरीमीटर यानी कि 2a + √2a इज इक्वल टू 8 × 2 + √2। तो यहाँ से अगर मैं A कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 + √2, ये 8 × 2 + √2, तो 2 + √2 से 2 + √2 गया, A इज इक्वल टू 8। तो आप पूछते रहे भैया, ये इनका एरिया पूछ रहे हैं, अगर A की लंबाई 8 आ चुकी है तो हाफ इंटू, अब ये तो फॉर्मलिटी हाफ मनी मन में 32 बोल सकते हो भाई, इन दोनों के प्रोडक्ट का हाफ ही है ना, तो 8 8 64 का आधा 32 खत्म। ओके, आगे बढ़ जाऊं। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 15 डिग्री है, तो याद आ गया, थोड़ी देर पहले बताया था 15 के सामने वाली साइड √3 - 1, तो 75 के सामने वाली साइड √3 + 1, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 15 होगा दूसरा 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 2 √2, इनकी साइड्स की लंबाइयों का ये रेशियो होता है। अब ध्यान से सुनो, एंड दी हाइपोटेन्यूज इज 1 मीटर, तो इस √2 की जगह 1 मीटर है रियल में, तो क्या मतलब है, क्या कुछ रिलेशन निकाल पा रहे हो? अगर मैं इसको 2 √2 से डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा ना, यानी कि एक्चुअल साइड्स क्या हैं, तीनों साइड को 2 √2 से डिवाइड कर दो तो एक्चुअल साइड्स आ जाएंगे। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो रियल साइड्स ये हैं, लेकिन हो सकता है आपको ये लगे सर अगर ऐसे दिमाग में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 √2 यूनिट की वैल्यू है 1, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/2 √2, यानी कि 1/2 √2 टाइम्स है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, कोई भी चीज कितने गुना हुई, रियल चीज जो है, जो रियल वैल्यू है वो हमारी रेशियो वाली वैल्यू से की कितनी गुना है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ऐसे, 6 जो है वो 3 का कितने गुना है वो कैसे पता चलता है, ऐसे कि भैया 2 गुना है। तो जो चीज आपने देखनी है कि ये कितने गुना है, इसकी कितने गुना है, तो जो आपने देखनी है ना फाइनली ये कितने गुना है, उसको ऊपर रखते हो, तो रियल वैल्यू कितने गुना है रेशियो वाली वैल्यू के, तो आप ऐसे देखो है ना, रियल वैल्यू 1 है, रेशियो वाली वैल्यू ये है, तो रियल चीजें इतने गुना चल रही हैं, तो इनको इससे गुणा करेंगे हम फिर 1/2 √2 से, ये आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको यूनिवर्सली पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि कैसा कुछ भी आ जाए आप कर दोगे, स्पेसिफिक एक क्वेश्चन इसको ऐसे करके निकल जाओ, मजा नहीं आएगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा यार जो मैं चाह रहा हूँ, वो क्या फायदा फिर।
ना। जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो अपने प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं। ओवरऑल मान लो जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें से बहुत कम बच्चे हैं जो इवन के बारे में जानते हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट टाइम जो बच्चे एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं वो पहले कई जगह जाते हैं। जब वो सेकंड अटैम्प्ट दे रहे होते हैं, कई फर्स्ट अटैम्प्ट वाले भी आते हैं, तो तब वो इवन के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसी या उससे अगले अटेम्प्ट में वो क्लियर करके डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी बच्चे अपने पास आते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम का सिलेक्शन हो जाता है। परसेंटेज वाइज अपना रिजल्ट बहुत हाई होएगा हर जगह से। तो डिपार्टमेंट में जब आप जाओगे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरी बात होती है ना जो सिलेक्टेड है उनसे, अरे सर ऑलरेडी जानते हुए हैं, मेरा दोस्त भी यहीं से पढ़ा है, मेरा दोस्त भी यहीं से पढ़ा है। ऐसे तो सिलेक्टेड वालों में अपनी परसेंटेज हाई है, जो नॉन सिलेक्टेड है उनमें बहुत लो होएगी। उस तरह की मार्केटिंग फिलहाल कर नहीं रहे। अच्छी बात तो नहीं है, करेंगे बाद में, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। आप लोग हो अपनी मार्केटिंग टीम, आप बताओगे फिर सिलेक्ट होके कि भाई पढ़ के देखो, पहले ही बताओगे सिलेक्ट होने से। चलो जी, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ दिस इज इक्वल टू, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 बटे में नीचे 2√2 इंटू 2√2, 2 दूनी 4 8, तो 2 इंटू 8 है, ये तो कट जाएगा। तो इसका एरिया है 1/8 मीटर स्क्वायर, 1/8 मीटर स्क्वायर। अब ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो भैया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो अब देखना कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, m मीटर का स्क्वायर क्या होगा मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे ही जब आप दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो 1 मीटर क्यूब, मैंने 1 का भी क्यूब किया है। कई बार बच्चों को लगता है कि सिर्फ मीटर का, 1 का क्यूब 1, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब, ऐसे ही 100 का क्यूब, तो क्यूब करोगे तो 6 0, 1 2 3 4 5 6, और सेंटीमीटर का क्यूब क्या होएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 10,000 से गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू, अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक 10 बनता है 2 और 5 से, तो मुझे पता है 8 के अंदर मेरे पास 3 बारी 2 है, तो 1 2 से मैंने इसको 5 पर काटा, 1 2 से मैंने इसको 5 पर काटा, 1 2 से मैंने इसको 5 पर काटा, तो 5 5 5 125 और 0। आपको 8 से काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इतना मैं लिखता नहीं, मुझे पता है कि 3 जो 10 हैं उनको मैं 3 बार 2 से काटूंगा तो 3 बार 5 अवेलेबल होगा, तो 125 और 0। ये काम आप मेंटली करोगे। ये मैं किसी एक क्लास के अंदर नहीं सिखा सकता कि कैलकुलेशन वाली क्लास में, ये मैं आपके सामने करूंगा जब भी जरूरत होगी, पूरे कोर्स में छोटी मोटी चीजें, तब आप सीखोगे। आगे ये करो, हाँ भाई करो। इन ए ट्रायंगल ABC, AB is 12 सेंटीमीटर, ओके। इन ए ट्रायंगल ABC, AB is 12 सेंटीमीटर, एंगल ABC is 30, ये वाला एंगल 30 है, ओके जी। एंगल ACB is 45, ये वाला एंगल 45 है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और AB की वैल्यू 12 है। बताओ कैसे करोगे, सोचो। हिंट दूं, 30 60 90 की ट्रायंगल भी यूज होएगी, और 45 45 90 की भी यूज होएगी। चलो एक और हिंट दूं, अगर आपको किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 30 डिग्री का मिल रहा है, तो उसके अलावा अगर एक और ट्रायंगल 90 डिग्री का मिल गया है, 90 का मिलते ही, तो ये तो 60 का हो जाएगा, तो मज़े आ जाएंगे। अगर 90 डिग्री का एंगल मिल जाए 30 के साथ, या 45 के साथ भी 90 डिग्री का एंगल मिल जाए, तो मज़े आ जाते हैं। फिर तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भाई हम। यहाँ से अगर मैं एल्टीट्यूड खींच दूँ, एल्टीट्यूड तो किसी भी ट्रायंगल में खींच सकते हैं हम, हाँ जी सर। एल्टीट्यूड
खींच दूं तो ये इधर वाले ट्रायंगल में देखो ABD में ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा सर 60 हो जाएगा। उधर वाले ट्रायंगल में 45 है, 90 है, तो यही 45 हो जाएगा। तो बस बन गई बात। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मुझे सिर्फ बेस और हाइट चाहिए। तो 30 60 90 45 45 90, इनमें से कोई एक भी साइड पता लग गई तो हमें तो रेशियोज पता ही है, सारी साइड पता लग जाएंगी। अब इस ट्रायंगल में ही देख लो, अगर 90 के सामने 30 60 90 में देखो 90 के सामने 12 है तो 30 के सामने क्या होगा, इसका आधा होगा 6, और 30 के सामने 6 है तो 60 के सामने उसका √3 गुना 6√3। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, अगर 45 के सामने 6 है तो 45 के सामने क्या हो जाएगा 6। तो हमें बेस मिल गया क्या, जी हाँ सर मिल गया। हाइट मिल गई क्या, जी हाँ सर मिल गया। बस एरिया मिल गया। तो हाफ इंटू बेस जो कि है 6 + 6√3 इंटू हाइट जो कि है 6। ठीक है, इज इट ठीक? कैसे दे रखा है, इस 3 को भी अंदर ही भेज रखा है। 6 18 + 18√3, नहीं इसको अंदर नहीं भेज रखा, इस 6 को बाहर निकाल रखा। तो 6 को बाहर निकालेंगे तो 1 + √3 और 6 18, 18 इंटू √3 + 1। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं, बताओ। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP। राइट एंगल ट्रायंगल बोला उसने, अच्छा जी, और उसकी साइड्स बोल रहा है वो AP में है। ओके, और एक और चीज़ बोलनी चाहिए थी, यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाले ने एक गलती कर दी। आर इन AP मैं ठीक कर देता हूँ, एंड इंटीजर्स एक बार इंटीजर्स बोलना भी ज़रूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इतना एनफ है। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है दुनिया में जो कि AP में है। ओनली वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इज इन AP and that is 3 4 5। अब हाँ, मैंने इंटीजर साइड क्यों मना कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इनका हाफ करोगे तो 3 का हाफ है 1.5, 4 का हाफ 2, 5 का हाफ 2.5, ये भी AP में है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बना सकते हैं। इंटीजर होना जरूरी नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो AP में है, बाकी सब तो इसी के मल्टीपल बनेंगे और कहीं से बन ही नहीं सकते। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि यार ये याद रखना है आपको हमेशा, ना कि वो इसको यूज़ कर लेता है। वो ऐसे भी उसने एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड हैं, तीनों के तीनों कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं। जब उसने कंजिक्यूटिव इंटीजर बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है भैया कि क्या बोलते हैं कि सेम गैप है इनमें, +1 +1, यानी कि AP में आ गए। तो यानी कि फिर से यही 3 4 5 वाला हो गया। ठीक है, तो अपने पास जो ट्रायंगल है उसकी साइड AP में है, तो AP में एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो कि 3 4 5। तो यानी कि अपना जो वो है क्या बोलते हैं ट्रायंगल की साइड्स हैं वो 3 4 5 के मल्टीपल्स हैं। हो सकता है 3 4 5 तीनों साइड को 3 से गुणा कर रखा हो, 4 से गुणा कर रखा हो, 5 से गुणा कर रखा हो, वी डोंट नो। कैसे निकालेंगे? मैंने रैंडमली मान ली कि 3 4 5 तो श्योर है। हाँ जी सर, तो उसने बताया है कि इन रेडियस जो है इतना है। मैं देख रहा हूँ इसका कितना इन रेडियस है, तो इसका इन रेडियस है भाई, इसका इन रेडियस होएगा R = परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2, है ना। तो 4 और 3 7 -5 2/2 यानी कि 1। तो जो हमने माना है रेशियो वाले के अंदर, मतलब कि हमने एक रैंडम मानी है। एग्जैक्ट ट्रायंगल ये होनी जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट ट्रायंगल की साइड इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकती है। तो हमने जो मानी है, लेकिन जो एग्जैक्ट ट्रायंगल है वो इससे सिमिलर होएगी। क्यों सर? क्योंकि इसकी साइड्स का रेशियो भी 3:4 3:4:5 है, उसका भी 3:4:5 होएगा। हो सकता है तीनों साइड इसकी 2 गुणी हो, 3 गुणी हो, √5 गुणी हो, √6 गुणी हो, 10 गुणी हो, 20 गुणी हो, बट इसकी कुछ ना कुछ गुणा होंगी, तो वो सिमिलर ट्रायंगल तो है। तो हमने जो मानी है उसमें इन रेडियस आया 1 और उसने जो बताई है उसमें इन रेडियस आया 5।
तो यानी कि रियल वैल्यूज √5 टाइम्स है, रियल वैल्यूज √5 टाइम्स है ना। तो √5/1 √5 टाइम्स, ये एक वन डायमेंशनल वैल्यू है, वन डायमेंशनल यानी कि इन रेडियस, और वो हमसे एरिया के बारे में पूछ रहा है, 2 डायमेंशनल वैल्यू। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि रियल वैल्यूज √5 टाइम्स हैं, तो हमारी ट्रायंगल बन गई 3√5, 4√5 एंड 5√5, और इसका एरिया निकाल दो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अगर वन डायमेंशनल चीजें √5 टाइम्स हैं, तो 2 डायमेंशनल चीजें √5 का स्क्वायर 5 टाइम्स होंगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसी का एरिया निकालो और उसको 5 गुणा कर दो। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 × 3 × 4, और उसका 5 गुणा कर दो, 30। या फिर इसका एरिया निकाल लो, 1/2 × 3√5 × 4√5, √5 × √5, 5 5 दूनी 10 × 30, कैसे भी कर लो। ठीक, क्लियर है। अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन आ गए ना, ऐसे मत बोला हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे सोचना है। एग्जाम में मिसलेनियस से आएंगे, लेकिन जब तक आप उस स्टेज तक पहुंचोगे, आप इसको 2 बार तो एटलीस्ट कर चुके होगे, तीसरी बार एटलीस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कर चुके होगे। मैं बोल रहा हूं ना, आप पहुंच जाओगे। जैसे आपको शेड्यूल के अंदर वो मिल रहा है हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करने का, उसको रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो कर रहे हो कि नहीं, फिर एंड रिजल्ट तैयार होएगा। आपको सिर्फ फोकस करना है, आज आपको जो काम दिया गया है वो हो रहा है कि नहीं, बताओ। लेट P be an interior point of a right angled isosceles triangle ABC with hypotenuse AB। तो हाइपोटेन्यूज AB है भाई, ठीक है। राइट एंगल्ड आइसोस्केलस, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी कि 90 45 45 का मामला है, ठीक है। बाद में मैंने आइसोस्केलस पे ध्यान दिया, नहीं तो मैं अच्छी बना लेता। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ईच ऑफ AB, P एक पॉइंट है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB BC और CA से, अच्छा तो अपने पास एक पॉइंट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों साइड से बराबर है। ऐसा पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर इस पॉइंट को सेंटर मानकर सर्कल खींचोगे तो कैसा सर्कल खींचा जाएगा। सर्कल की क्या खासियत होती है कि इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है उन सब में से पास हो जाएगा। तो ये साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये सारी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा ये सर्कल। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टिसिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि अगर मैं इसको सेंटर लेकर यहां से सर्कल पास करूंगा तो वो यहां से भी पास होगा और यहां से भी। अगर तीनों वर्टिसिस से इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो सर्कम सेंटर हो गया, बाहर वाले सर्कल का सेंटर हो गया। रटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने बना रहा हूं ना, प्री केंद्र हो गया। अगर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो इन सर्कल का इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया। रटने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, दिमाग को साथ लेकर जाने की जरूरत, दिमाग नहीं भूलना, पेन भूल जाओ बट एग्जाम में दिमाग लेकर जाना आपको जरूर, ठीक है। ओके जी, तो उसने हमें बताया है कि राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ओके 45 45 90 है, और उसने इसकी लंबाई बता दी हमें 4 × √2 - 1 है इन रेडियस की लंबाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तीनों साइड से। ओके, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ। तो ये तो हम इजीली कर लेंगे, वी विल डू इजीली। अगर मुझे इन रेडियस मिल जाएगा, मैं जस्ट ये देख लूँ कौन सा तरीका छोटा रहेगा। अगर मैं रेशियो ले लूँ उससे भी हो जाएगा, मैं डायरेक्टली ये लेके करूँ क्या, रेशियो लेके ही कर लेता हूँ। देखो, तो हमें इतना पता है कि एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हाँ जी सर। तो अगर ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 1 है, तो ये वाली साइड √2 होगी। तो इसका इन रेडियस क्या होएगा, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का इन रेडियस होएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 + 1 2, 2 - √2/2। तो हमने जो इन रेडियस निकाला और जो रियल इन रेडियस है, रियल इन रेडियस कितने गुना है, तो मैं देख रहा हूं कि वन डायमेंशनल चीज कितने गुना है, ठीक है।
तो रियल इन रेडियस है ये, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ अपने इन रेडियस से। तो यहाँ से मैं √2 कॉमन ले चुका हूँ भाई साहब मन ही मन में, तो मैंने √2 कॉमन लिया, ये देखकर मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर हो जाएगा √2 - 1, और नीचे भी एक 2 था मेरे, वो मैंने ऊपर भेज दिया। अब देख रहा हूँ कितने गुणा है, तो √2 - 1 से √2 कट गया, इस √2 से इसको काट के √2 बना दिया। तो वन डायमेंशनल चीजें जो हैं वो 4√2 टाइम्स हैं। जो मैंने ट्रायंगल बनाई उसके कंपैरिजन में जो रियल ट्रायंगल है वो 4√2 टाइम्स है उसकी वन डायमेंशनल चीजें। अब देखते हैं देन दी एरिया, तो मैं इसका एरिया निकाल लूँ, तो इसका एरिया है भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो इसका एरिया है, हमें बताना उसका रियल का। तो उसकी अगर वन डायमेंशनल चीजें इतने गुना है तो उसकी 2 डायमेंशनल चीजें इतने गुना होंगी। सिमिलरिटी के अंदर मैंने आपको बताया ना, तो कर देते हैं 4√2 इंटू 4√2। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बहुत ही प्यार से, हम एग्जाम में जब करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो भैया 2√2 हैं, उनसे एक 2 कट गया, 4 और 4 बच गए 16, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इसमें भी मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करने में। इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलस है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप समझ गए 45 45 90 वाली होगी। राइट एंगल डेट बी, तो राइट एंगल डेट बी है। ठीक है, तो साइड्स का रेशियो तो हमें मिल गया भाई 1 1√2। आई इज द इन सेंटर, आई जो है वो इन सेंटर है, यानी कि आई उस सर्कल का सेंटर है जो इसके अंदर बन रहा है। ठीक है भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी। अच्छा, तो यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये है आई, तो ये हमसे पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, ये वाली ट्रायंगल, बी आई सी ये वाली ट्रायंगल, और ए आई सी, इस इन सारी ट्रायंगल्स का ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। इनका क्या बेस है और उसकी क्या हाइट है, तो इन सारी ट्रायंगल में हाफ तो होएगा ही। हाँ जी, तो इनके बेस और हाइट में कोई रिलेशन है क्या? क्या सारे बेस सेम हैं, सारी हाइट सेम हैं, क्या है मामला? देखना, ट्रायंगल बी आई सी की अगर मैं हाइट निकालूंगा तो इस पॉइंट पर होएगी, तो ये तो इसका वो है ना इन रेडियस, आर होएगा अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस। यहां से इसकी हाइट निकालोगे तो वो भी आर होएगी अंदर वाले सर्कल का जो हाइट निकालोगे। भैया एक सर्कल को एक लाइन टच करते हुए जा रही है, तो उस पॉइंट पर मैं ऐसे करूंगा तो 90 डिग्री होएगा, है ना। तो यहां से मैं हाइट निकालूंगा तो हाइट भी 90 डिग्री होएगी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही मैं टच करूंगा, हाइट भी 90 डिग्री होती है। और अगर मैं कोई लाइन टच करके जा रही है किसी सर्कल को, तो जिस पॉइंट पर टच कर रही है उस पर मैं खींचूंगा तो वो भी 90 डिग्री होएगा। तो यानी कि जहां पर हाइट जाएगी और जहां पर ये टच कर रहा है वो सेम है, 90 डिग्री होएगा, ये भी 90 डिग्री होएगा। तो ये क्या है, ये हाइट है, तीनों ट्रायंगल की हाइट है। ये ट्रायंगल ए आई बी की, बी आई सी की, सी आई ए की, तीनों की हाइट आर है। तो हाइट क्या है, आर, सबकी सेम, हाफ भी सब में है। एरिया सिर्फ डिपेंड कर रहा है बेस के रेशियो पर, तीनों ट्रायंगल का एरिया, जिसका जितना बेस उसका उतना एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी रेशियो बी आई सी रेशियो ए आई सी। ए आई बी का बेस कितना है भैया, ए आई बी का बेस बनेगा 1 यूनिट, इनका सिर्फ रेशियो ही चाहिए, बी आई सी का 1 यूनिट और ए आई सी का बेस √2, तो ये इनके एरिया का रेशियो होगा 1 1√2। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। शुड आई इंक्रीज अहेड, शैल वी प्रोसीड, हमारी इंग्लिश वाली मैम बोलती थी शैल वी प्रोसीड।
शी इज़ नो मोर, जो इंग्लिश वाली मैम थी हमारी, बट वंडरफुल टीचर। लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे जब मैं उनके बारे में बात करता हूँ। हिंदी वाली टीचर भी वंडरफुल टीचर, मैथ्स वाले टीचर भी बहुत बढ़िया। बताओ, इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, एक आइसोस्केलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है भाई, राइट एंगल्ड एट सी। ओके जी, आई इज द इन सेंटर, आई इन सेंटर है, यानी कि आई एक ऐसा पॉइंट है, यहां से एक सर्कल बनाया जा सकता है जो तीनों साइड्स को टच करता है। ओके जी, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। ओके, और वो हमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए आई बी। तो ट्रायंगल ए आई बी का एरिया और ट्रायंगल पूरी ए बी सी का एरिया। तो लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसके बेस पर आपको पता लग जाएगा। हमें ये भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी, रेशियो सी आई बी, रेशियो ए आई बी, ठीक है भाई, क्लियर है। ए आई सी आई बी बी आई है या ए आई बी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन तीनों ट्रायंगल के अंदर हाफ तो है ही है, इन तीनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, आर है, हाइट जो है वो आर है, तीनों की सेम है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। तो जो भी बेस का रेशियो है वही एरिया का रेशियो होगा। ओके जी, तो इनके बेस का रेशियो क्या है, बिकॉज आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/√2। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट है, तो इस ट्रायंगल का एरिया √2 यूनिट है। वो बोल रहा है ट्रायंगल ए आई बी और पूरी ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का रेशियो बताओ। ए आई बी का एरिया तो √2 है और पूरी ट्रायंगल का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया से बना है, यानी कि 1 + 1 + √2 यानी कि 2 + √2। तो बस दिस विल बी द आंसर। ऐसे नहीं बता रखा, काट पीट के बता रखा है, ठीक है भाई। इज इक्वल टू तो अगर मैं नीचे √2 कॉमन ले लूँ तो ये तो कट जाएगा। अब 1/√2 + 1 होना चाहिए, बट उसने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा √2 - 1, बीच का साइन बदल जाएगा, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के जाएगा जो कि 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इज √2 - 1। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, एक आधे क्वेश्चन और कर लें, फिर ख़त्म कर देंगे इस लेक्चर को। बताओ भाई। 2 circles are placed in an equilateral triangle as shown in this figure. Okay. What is the ratio of area of smaller circle to that of the equilateral triangle? छोटे वाले सर्कल और पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। ओके जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले आप खुद ट्राई कर लो, खुद भी निकाल सकते हो। हमारे सामने अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उस क्वेश्चन में अभी जो हम कर रहे हैं, और उसके अंदर आपने एक सर्कल बना दिया। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं यहाँ से ऐसे ट्रायंगल की हाइट खींच रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर यही हाइट है, यही मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही सब कुछ है ना। तो अगर अंदर वाले सर्कल का मैं ऐसे रेडियस लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट होएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये फिर से 1 यूनिट होएगा। ठीक है, इसी कारण जो बाहर वाला सर्कल होता है उसका रेडियस अंदर वाले सर्कल के रेडियस से डबल आता है। सर अगर ये नीचे 1 यूनिट है तो ऊपर ये 2 यूनिट क्यों हो रहा है? क्योंकि
ये जो पॉइंट है ये अंदर वाले सर्कल का तो सेंटर है ही है, ये सेंट्रोइड भी है, केंद्रक भी है। तो 2:1 रेशियो में बांट रहा है ना वो, तो नीचे 1 है तो उसका डबल होएगा 2। ये 1 है तो ये 1 है, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। और ये 1 है तो ये पूरा डबल है, क्योंकि भैया 1:2 रेशियो में बटना है इस पॉइंट के द्वारा, इस लाइन को, इस हाइट को, इस मीडियन को, मध्यका को केंद्रक बांटेगा। अंदर वाले सर्कल का रेडियस अगर 1 यूनिट है तो बाहर वाले का 1 और 1 2 यूनिट है ना। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर, अब आप बात ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्जामिनर ऐसे कर दे रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा कि बहुत सारी यहाँ पर रंगोली ही बना दूं, यहाँ पर भी सर्कल, ये लोग पता क्या करेंगे कि यहाँ पर सर्कल फंसा देंगे, यहाँ पर सर्कल फंसा देंगे, यहाँ भाई साहब मतलब नहीं आ रहे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, हम इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो चलो फंसा देंगे अब, क्योंकि रिलेवेंट ही रहेगा, मैं ये वाला तो क्वेश्चन है ही अभी, बट हम एक स्टेप फर्दर जा सकते हैं, 10 स्टेप फर्दर नहीं जाएंगे, सिलेबस 10 गुना हो जाएगा फिर, ठीक है। तो रिलेवेंट चीज़ें करेंगे सिर्फ। ओके जी, एक्सपेक्टेड के नाम पर ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ते रहेंगे, टाइम भी तो एक क्वांटिटी है जो एग्जाम तक यूज करनी है, उसका भी कुछ महत्व है ना, रिवीजन का महत्व है, प्रैक्टिस का महत्व है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, तो अगर मैं एक ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दूं, तो और इसके ऊपर आप एक सर्कल बना दो, चाहे यहां पर एक सर्कल बना दो, तो मैं यहां पर ऐसे बता चुका हूं कि भैया अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है और इससे ऊपर भी 1 यूनिट है। तो अगर एक बार इस सर्कल को छोड़ दो, आप इस सर्कल को हटा दो, अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं जो कि पैरेलल है नीचे वाली के, तो बिकॉज मैंने नीचे वाली के पैरेलल एक लाइन खींची है, नीचे वाली के पैरेलल, तो सिमिलर ट्रायंगल बन गए। बेस के पैरेलल लाइन खींचते ही आप बोलोगे जी हाँ सर सिमिलर ट्रायंगल तो बन गए। तो बिकॉज ऊपर वाली ट्रायंगल की हाइट अगर 1 है तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की हाइट 1 2 3 है, हाँ जी सर। तो ऊपर वाली ट्रायंगल भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस वो इससे 1/3 है उसकी चीजें, उसकी हाइट 1/3 है, उसकी साइड 1/3 है। सिमिलर ट्रायंगल बन रही है ना बेस के पैरेलल खींचने से, अगर हाइट 1/3 है तो सब कुछ 1/3 हो गया सिमिलर ट्रायंगल में। तो यहां पर जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल का डायमीटर नीचे वाले सर्कल के डायमीटर से 1/3 है, क्यों? क्योंकि एक तो छोटी सी ट्रायंगल बनी है, एक बड़ी सी। इस ट्रायंगल की सारी 1 डायमेंशनल चीजें 1/3 हैं इसके कंपैरिजन में। मैं बोल सकता हूं ना कि ये छोटी ही ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो यहां पर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस इस सर्कल के रेडियस के कंपैरिजन में 1/3। हाँ, अगर 1 डायमेंशनल चीजें 1/3 हैं तो 2 डायमेंशनल चीजें यानी कि एरिया वो 1/9 हो जाएंगे। इस सर्कल का एरिया इस सर्कल के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, ट्रायंगल के कंपैरिजन में नहीं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपने एक सर्कल बना दिया और फिर बची कुछ ही जगह पर भी ऐसे आपने सर्कल बना दिया, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है ये 1/3 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, 1 डायमेंशनल चीजें 1/3 है। तो अगर आप इस सर्कल का भी रेडियस निकाल लोगे कि भैया इस सर्कल का रेडियस r है, तो बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3r हो जाएगा। अगर उसने बोला कि इस वाले सर्कल के एरिया का रेशियो पूरी ट्रायंगल के एरिया के रेशियो से बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, तो इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया 1/9 है इसके कंपैरिजन में, इसका रेडियस 1/3 है, 1/3 जगह पर बना है ये, तो एरिया 1/9 है। अंदर वाले का स्पेशल निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, बाहर वाले का निकाल लो, उसी से काम चल जाएगा। देखो, तो यहां हमें अलग से ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए कि इस सर्कल के कंपैरिजन में ये वाला सर्कल जो है 1 डायमेंशनल चीजें 1/3 है, तो 2 डायमेंशनल चीजें 1/9 हो जाएंगी। तो उसने बोला है कि अंदर वाले सर्कल का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना होगा, तो बाहर वाले सर्कल का एरिया मैं इजीली निकाल सकता हूं। मैंने इस सर्कल को नाम दे दिया सपोज C1 और इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया सर्कल 2 C2। अगर मैं बाहर वाले सर्कल का रेडियस r मान लूं, ध्यान से समझो, अगर मैं बाहर वाले सर्कल का रेडियस r मान लूं तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि भैया पूरी साइड अगर हमें पता हो तो उसको 2√3 से डिवाइड करने पर अंदर वाले सर्कल का एरिया आता है। तो अगर अंदर रेडियस आता है, अगर अंदर वाले सर्कल का रेडियस पता है तो उसको 2√3 से मल्टीप्लाई करके साइड आ जाएगी, तो ये 2√3r है।
आपको वैसे आर मानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1 मान लेते तो ये 2√3 आ जाता, बट कोई नहीं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बटे में सर्कल C1 का एरिया, इनका रेशियो भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 थी 12 आर स्क्वायर, और सर्कल का एरिया, अब पाई को उसने जिंदा रखा है, 22/7 करके खोल नहीं दिया, तो हम भी जिंदा रखेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। या फिर मैं एक और काम साथ के साथ कर सकता था, अभी भी कर सकता हूँ, बट साथ के साथ कर देता तो आपको और अच्छे समझ में आ जाता। चलो मैं एक बार बता दूँ आपको, ये अंडरस्टैंडिंग भी दे दूँ कि ट्रायंगल और सर्कल के एरिया का रेशियो आ गया, सपोज A:B, सपोज कुछ भी आ जाए A:B, तो बिकॉज C1 का एरिया B है, तो C2 का एरिया क्या होएगा, B/9 सर्कल का, क्योंकि इसकी 1 डायमेंशनल चीज़ें 1/3 है, तो 2 डायमेंशनल चीज़ें, एरिया जैसी चीज़ें 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, B की जगह पर आप B/9 कर दोगे, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही कर देते हैं, यहाँ पर C2 का एरिया लिख देता हूँ मैं। C1 का एरिया है भैया πr², तो C2 का एरिया है πr²/9। या फिर मैं ऐसे बोल सकता था कि इसका रेडियस r है, तो इसका जो रेडियस है, थोड़ा और इजी रहेगा अब कुछ स्टूडेंट के ऊपर, इसका जो रेडियस है वो r/3 है, तो डायरेक्टली इसका रेडियस ही यूज़ कर लेते, इतना क्यों दिमाग लगाया मैंने, हटाओ इसको। तो πr²/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 27√3 बटे में पाई। पहले किसका पूछा उसने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, पहले छोटे सर्कल का पूछा है, यानी कि π/27√3, π/27√3, ठीक है। तो भाई एनएफ है इतना मेरे ख्याल इस क्लास के अंदर, है ना, 1.5 घंटे से ऊपर की हो गई है, तो बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कैरी ऑन करेंगे। तो इसके आगे क्या बचा है मैं आपको बता देता हूँ। इसके आगे कुछ क्वेश्चन तो अपने बचे हैं मिसलेनियस, 3, 2, 5 और 2, 7 क्वेश्चन मिसलेनियस बचे हैं। उसके बाद 5-10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा, देन ट्रायंगल्स विल बी डन। अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ भाई, बाय बाय, टेक केयर।